नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। वहीं अनिल देशमुख की किताब ने महाराष्ट्र का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि अनिल देशमुख ने अपनी किताब के जरिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले आई किताब से बीजेपी की जमकर फजीहत हो रही है। बीजेपी सीट बंटवारे को लेकर फंसी हुई है, उनकी बेचैनियां बढ़ी हुई हैं। महाराष्ट्र के सभी नेता आए दिन दिल्ली दरबार में तलब कर लिए जाते हैं और सीट बंटवारे को लेकर मंथन कर रही है। मोदी ने अपनी लोकप्रियता खत्म होता देख महाराष्ट्र की कमान अमित शाह को सौंप दी है, लेकिन भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की भी कोई रणनीति नहीं चल पा रही है और कोई भी नेता अमित शाह की बात जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है, जिससे कि बीजेपी की परेशानी बढ़ती जा रही है। मोदी अमित शाह को कमान सौंपकर खुद विदेश चले गए हैं। ऐसे में बीजेपी और अमित शाह की परेशानी बढ़ गई है। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव करीब है। इससे कुछ हफ्ते पहले ही पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी पार्टी के नेता अनिल देशमुख ने अपनी किताब डायरी ऑफ ए होम मिनिस्टर जारी की है, जिसने महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। किताब में किए गए दावों में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं पर आरोप लगाया गया है कि देशमुख के जरिए कुछ अन्य शीर्ष नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। देशमुख ने किताब में मुख्य रूप से 4 आरोप लगाए हैं और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें प्रस्ताव दिया गया था कि यदि वो उनकी पेशकश स्वीकार करते हैं तो उनके खिलाफ ईडी और सीबीआई मामले की कार्रवाई रद्द कर दी जाएगी और उन्हें 4 पॉइंट्स के साथ एक ब्राउन रंग का लिफाफा दिया गया था, जिसके संबंध में उन्हें हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया था। इन 4 पॉइंट्स में दिशा सालियान की मौत में आदित्य ठाकरे की संलिप्तता के बारे में तत्कालीन एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार अपने बेटे पार्थ पवार के साथ अनिल देशमुख से मिले थे और पार्थ पवार गुटखा निर्माताओं से पैसा इकट्ठा करना चाहते थे। बता दें कि अपनी किताब में अनिल देशमुख ने आरोप लगाते हुए कहा था कि तीसरा पॉइंट ये था कि शिवसेना नेता अनिल परब ने दापोली में साई रिसोर्ट में पैसा लगाया है और केवल कागजात सदानंद कदम के नाम पर हैं। चौथा पॉइंट ये है कि शिवसेना नेता और तत्कालीन सीएम उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए देशमुख से 300 करोड़ रुपए की मांग की थी। आरोप लगाया गया है कि ये वो पॉइंट थे जिनका उल्लेख हलफनामे में किया गया था, जो उन्हें सीमित कदम नामक एक व्यक्ति ने दिया था, जो अप्रैल 2022 में उनके बंगले पर उनसे मिला था। वहीं अनिल देशमुख ने अपनी किताब में दावा किया है कि अप्रैल 2021 के आखिरी हफ्ते में एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और खुद को देवेंद्र फडणवीस से जुड़ा बताते हुए सांगली से समित कदम बताया। उस शख्स ने दावा किया कि देवेंद्र फडणवीस मेरे खिलाफ जो कुछ भी हुआ है उसमें मेरी मदद करना चाहते थे। देशमुख ने कहा कि उन्हें आश्चर्य हुआ कि देवेंद्र फडणवीस उनसे सीधे बात कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने देशमुख से मिलने के लिए एक अज्ञात व्यक्ति को भेजा। वहीं इसके बाद देशमुख ने सोशल मीडिया पर उस व्यक्ति की प्रोफाइल चेक की और पाया कि उसमें देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं और वो जन सुराज शक्ति पार्टी का हिस्सा है, जो बीजेपी का समर्थन कर रही है। समित कदम ने देशमुख से कहा कि फडणवीस उनसे बात करना चाहते हैं और उन्होंने अपने फोन से व्हाट्सएप या फेस टाइम पर एक नंबर डायल किया। देशमुख लिखते हैं कि मैं समझ गया कि फडणवीस जो है वो अपने या मेरे फोन से मुझसे सीधे बात करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। किताब में दावा किया गया है कि कदम ने फेस टाइम या व्हाट्सएप से एक नंबर डायल किया और कथित तौर पर फडणवीस से बात कराई। वहीं देशमुख ने किताब में आगे लिखा कि फडणवीस मुझे भाऊ कहते हैं और उस दिन भी उन्होंने मुझे फोन किया और कहा कि भाऊ आप चिंता ना करें, हम जानते हैं कि आपके खिलाफ मामला मजबूत नहीं है और हम आपकी मदद करेंगे। इसके बाद समित एक हफ्ते बाद फिर आया और उसने अपनी कार आधिकारिक बंगले से दूर हैंगिंग गार्डन में पार्क की, ताकि कार का नंबर बंगले के प्रवेश द्वार पर रिकॉर्ड में ना हो। उसने मुझे बताया कि फडणवीस ने उसे मुझसे ये कहने के लिए कहा है कि ईडी अधिकारी आपके लिए आएंगे और फिर कुछ सवाल पूछेंगे और फिर मामला बंद हो जाएगा। आपको बता दें कि किताब में आगे दावा किया गया है कि इसके बाद समित ने मुझसे कहा कि मुझे दिशा सालियान की मौत के मामले में आदित्य ठाकरे की भूमिका और अजित दादा, उनके बेटे पार्थ, उद्धव ठाकरे और अनिल परब से जुड़े अन्य पॉइंट्स पर हलफनामा दाखिल करना है। तब मैं परेशान हो गया कि उन्होंने अजित दादा का नाम कैसे ले लिया, जबकि बीजेपी ने तो अजित दादा के साथ सरकार बनाई थी। तब समित के पास कोई जवाब नहीं था और मैंने गुस्सा होकर कहा कि मैं फर्जी हलफनामा दाखिल नहीं करूंगा। और देवेंद्र फडणवीस इस स्तर तक गिर गए हैं कि जो लोग उनके साथ सरकार में हैं उन्हें फंसा रहे हैं और मैंने समित से कहा कि मेरे पास कभी वापस मत आना। इसके बाद समित एक दिन बाद वापस आया और कहा कि फडणवीस ने कहा है कि अजित दादा के नाम को लेकर परेशान होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे एक ही पार्टी के हैं और इसीलिए अजित पवार से जुड़ा पॉइंट हटाया जा सकता है। एनसीपी शरद चंद्र पवार की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची की घोषणा की। इस सूची में
काटोल विधानसभा क्षेत्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के नाम की घोषणा की गई है। लेकिन क्या अनिल देशमुख इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे? देशमुख ने खुद कहा है कि इस फैसले का हल बातचीत से निकाला जाएगा। अनिल देशमुख ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी उम्मीदवारी के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उम्मीदवारों को सूची की घोषणा की है। इसमें काटोल की उम्मीदवारी की घोषणा की गई है। उन्होंने कहा कि इसके बाद हम सभी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे और तय करेंगे कि वो चुनाव लड़ेंगे या सलिल देशमुख चुनाव लड़ेंगे। अंतिम निर्णय जो है वो पार्टी की सलाह से लिया जाएगा। इसके बाद हम 28 तारीख को फॉर्म भरेंगे और स्पष्ट करेंगे कि उस दिन कौन लड़ेगा। अनिल देशमुख ने अपनी आत्मकथा पर आधारित किताब के बारे में जानकारी दी और उन्होंने कहा कि किताब में जिस तरह से मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया उसका जिक्र किया गया है। साथ ही इस किताब में चांदीवाल आयोग की रिपोर्ट का भी जिक्र है। किताब जल्द ही प्रकाशित होगी। साथ ही इन किताबों में कई खुलासे भी होंगे। वहीं सोशल मीडिया पर भी कई खुलासे हुए हैं। ये सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। जयंत पाटिल द्वारा घोषित उम्मीदवारों की सूची में बारामती विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम भी शामिल है। बारामती से योगेंद्र पवार को उम्मीदवार बनाया गया है तो बारामती में चाचा भतीजे के बीच बड़ी लड़ाई देखने को मिलेगी। लोकसभा चुनाव के दौरान भी बारामती में काफी कड़ी टक्कर हुई थी, लेकिन उस चुनाव में शरद पवार गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले जीत गई थी। इसके बाद उप मुख्यमंत्री अजित पवार खुद चुनाव मैदान में हैं। दूसरी ओर शरद पवार खुद योगेंद्र पवार के लिए प्रचार करने बारामती जाने वाले हैं। इसीलिए पूरे राज्य की निगाहें इस संसदीय क्षेत्र पर टिकी होंगी। आपको बता दें कि जालनिया के भोकरदन जाफराबाद निर्वाचन क्षेत्र से एनसीपी शरद पवार गुट के उम्मीदवार चंद्रकांत दानवे ने शुक्रवार को नामांकन दाखिल किया। डॉक्टर दानवे ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। इस समय देखा गया कि बड़ी संख्या में दानवे के समर्थक भोकरदन शहर में जमा हो गए। इस दौरान चंद्रकांत दानवे ने बिना नाम लिए हमला बोलते हुए कहा कि आज इस भीड़ के जरिए भोकरदन और जाफराबाद की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साफ कर दिया है। वहीं अनिल देशमुख का बयान सामने आने के बाद राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ने लगा। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने हमला किया कि एक साजिश के तहत अनिल देशमुख को जेल भेजा गया। जेल भेजने से पहले उन पर दबाव बनाया गया, जो हम कहेंगे वो करो। संजय राउत ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि ये पार्टी इसी प्रकार की हरकत करती है। ऐसे में बहुत से विधायक, सांसद और मंत्री हैं जो आज भाजपा के साथ हैं, जिस पर इसी प्रकार का दबाव बनाया गया था। वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने ये कहकर निशाना साधा कि जो नेता 100 करोड़ रुपए की उगाही के आरोप में जेल में थे वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अब वो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ आपत्तिजनक आरोप लगा रहे हैं और उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वो इतने ही साफ सुथरे थे और उनके दावों में इतनी ही सच्चाई थी तो 2 साल खामोश क्यों रहे? क्या ये विधानसभा चुनाव नजदीक होने के चलते देवेंद्र फडणवीस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है? वही पूरे मामले में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि निशाना साधा और आज ईडी और सीबीआई का इसी तरह का इस्तेमाल किया जा रहा है। निर्दोष लोगों को जेल में डाला जा रहा है। नाना पटोले ने कहा कि जो लोग उनका पक्ष लेते हैं उन्हें बख्श दिया जाता है और उनके खिलाफ ईडी के मामले वापस लिए जाते हैं। दरअसल अखिल भारतीय अर्ध श्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने बुधवार को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आरोप लगाया था और उन्होंने कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार के दौरान देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर दिशा सालियान मामले में आदित्य ठाकरे को फंसाने वाली फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की थी। इस खबर फिलहाल बस इतना है। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें 4PM के साथ। धन्यवाद।